स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग सोशोलॉजी में। मेरा नाम शुभम कुशवाहा है। आज हम यूजीसी नेट सोशोलॉजी के यूनिट 2 को देखेंगे। इसका नाम है रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेथड। इसमें एक सब टॉपिक आता है दैट इज फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च डिज़ाइन। यानी हम जब भी कोई रिसर्च करेंगे या जब भी हम कोई शोध प्रारंभ करेंगे तो उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसका ढांचा कैसा होना चाहिए, ये हमें बताता है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च डिज़ाइन कि हम अपना डिज़ाइन कैसे प्रिपेयर करेंगे। शोध या रिसर्च का मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया और आपने उसमें कुछ भी लिख लिया, बट आपको उसमें एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा ताकि आपका रिसर्च बहुत अच्छे से हो सके। आपने जो समस्या या जो आपने प्रॉब्लम रेज की है या जो आपने टॉपिक लिया उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सके, बहुत डिफाइंड रिसर्च आ सके, इसलिए हमें रिसर्च डिज़ाइन की इम्पोर्टेंस होती है या रिसर्च डिज़ाइन हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। इसमें हम देखेंगे कि रिसर्च क्या है और सोशल रिसर्च। रिसर्च और सोशल रिसर्च को हम सोशोलॉजी पर्सपेक्टिव के माध्यम से देखेंगे कि समाजशास्त्रीय अध्ययन में शोध क्या है, अनुसंधान क्या है। इसी में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च कि रिसर्च के क्या उद्देश्य हैं, हमें रिसर्च की क्यों ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि जिन टॉपिक्स में रिसर्च हो चुकी होती है, जिनमें शोध पत्र पहले से लिखे जा चुके होते हैं, पीएचडी पहले से की जा चुकी होती है, कई सारे विद्यार्थी उसी में दोबारा से पीएचडी करना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या है इसकी, क्या उसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके। नेक्स्ट हम देखेंगे द टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के क्या प्रकार हैं, सोशोलॉजिकल रिसर्च के क्या प्रकार हैं। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली समाजशास्त्रीय अध्ययन के तौर पर अनुसंधान को देखेंगे, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के तौर पर देखेंगे। उसके बाद हम रिसर्च डिज़ाइन क्या है, रिसर्च प्रारूप आपका कैसा होना चाहिए, रिसर्च का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड क्या है, अज्ञानात्मक और निगमनात्मक मेथड क्या है, विधि क्या है। कि आपके पास पहले से कोई थ्योरी दी हुई है, आप उस थ्योरी को लेके अपना रिसर्च करेंगे, या हो सकता है आपके पास कोई थ्योरी पहले से ना हो, आपने नया कोई टॉपिक सेलेक्ट किया, उसको लेके आपने रिसर्च किया। तो ये दोनों मेथड ये बताती हैं। उसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी विषय से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप उस टॉपिक के पीवाईक्यूज को नहीं देखेंगे तब तक आप उस पेपर का या उस टॉपिक्स के ट्रेंड क्या है या पैटर्न क्या है, किस टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। पीवाईक्यूज हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी हो जाते हैं कि कई बार सेम चीज़ को अलग लैंग्वेज में पूछ लिया जाता है, नई भाषा में पूछ लिया जाता है, तो बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हमें नहीं समझ आता कि अरे ये क्या लिखा है, जबकि लिखा वही है जो हम पढ़े हुए हैं। इसलिए भी पीवाईक्यूज ज़रूरी है। पीवाईक्यूज हमें नए फैक्ट देते हैं जो हम शायद थ्योरी में मिस कर गए हों, यह अपने रिवीजन में हमने उसको मिस किया हो। तो जब हम पीवाईक्यूज को सॉल्व बार बार पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ रिवाइज हो जाती हैं और नए नए फैक्ट हम अपने नोट्स में ऐड ऑन करते जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं पीवाईक्यूज में। बात करें अगर रिसर्च की, रिसर्च का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं देखूँ तो रिसर्च दो वर्ड से मिलकर बना है। री का मतलब होता है पुनः और सर्च का मतलब होता है खोज। पुनः खोज यानी एग्जाम्पल लेते हैं इमाइल दुर्खाइम का। ऐसा क्या हुआ कि औद्योगिकीकरण के समय में जब फ्रेंच में या वर्ल्ड में जब औद्योगिकीकरण शुरू हुआ तो ऐसा क्या हुआ कि इमाइल दुर्खाइम को उन्होंने सुसाइड पर अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ी, उसमें दोबारा अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ी। पहले भी लोग बोल रहे थे मनोवैज्ञानिक तौर पे कि लोगों के मेंटली स्टेबल ना होने के कारण या प्रेशर होने के कारण लोग सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन इमाइल दुर्खाइम को लगा कि नहीं, इसके पीछे कुछ सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, इसके पीछे कुछ सोशलॉजिकल फैक्ट हो सकता है, इसके पीछे कुछ सोसाइटी के रीजंस हो सकते हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ किसी की मानसिक स्थिति खराब है उसके पीछे लोग प्रेशर दे रहे हैं और वो सुसाइड कर लेगा, ऐसा नहीं है। तो इमाइल दुर्खाइम को उन्होंने दोबारा से जब रिसर्च किया, दोबारा से सोसाइटी को स्टडी किया, तो उन्होंने पाया कि नहीं, सामाजिक फोर्स भी लगता है सुसाइड करने पे। कि एक व्यक्ति बहुत दिनों से कारखाने में काम कर रहा है, धीरे धीरे वो अपने परिवार से एलिनेट हो जाता है और उसको लगता है कि नहीं, अब मेरा परिवार मेरे लिए है नहीं या मेरी समाज मेरे लिए है नहीं, तो धीरे धीरे उसको लगता है कि मैं अलग हो गया हूँ, अब मैं इस समाज के लिए हूँ नहीं, और वो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। कई सारे रीजंस हो जाते हैं। इसलिए भी हमें दोबारा से खोज करने की ज़रूरत पड़ती है समाज में, उन सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए या उन सोशल फिनोमिना के अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए। आगे चलते हैं।
ठीक है, समझते हैं कि रिसर्च और सोशल रिसर्च क्या है। इस वीडियो में हमें पर्टिकुलर सोशलॉजिकल या सोशलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखना है। कहता है कि सोशल रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी, कि जो सोशल रिसर्च होती है वो एक सिस्टमैटिक मेथड है, एक वैज्ञानिक तरीके से होती है स्टडी, और एक साइंटिफिक मेथड एंड एक व्यवस्थित तरीके से स्टडी की जाती है किसकी, सोशल रिसर्च की, थ्रू which new knowledge is acquired about social phenomena or existing theory by using the scientific procedure। इसका मतलब जब हम सामाजिक घटना में दोबारा से शोध करते हैं या दोबारा से उसमें अनुसंधान करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर थ्योरी जो हमारे पास पहले से है उसमें कुछ नए चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, नए चीज़ों को ऐड ऑन करता है रिसर्च, दोबारा से एग्जिस्टिंग नॉलेज पे नए पॉइंट आउट को ऐड ऑन करता है कौन, सोशल रिसर्च या रिसर्च। रिसर्च ऑलवेज, हिंदी में पढ़ लेते हैं, सामाजिक शोध वह क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके आधार पर सामाजिक घटनाओं या विद्यमान सिद्धांतों, ऐसे सिद्धांत जो पहले से विद्यमान है, के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब नए ज्ञान की प्राप्ति होगी जब हम उसमें दोबारा से शोध करेंगे। ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयोग में कई वैज्ञानिक शोध किए जाते हैं या सामाजिक शोध किए जाते हैं हमें नवीन ज्ञान प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट कहता है रिसर्च ऑलवेज एड्स टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। रिसर्च हमेशा जो पहले से ज्ञान है उसमें कुछ नई चीज़ ऐड करता है। रिसर्च इज अ पावरफुल टूल विच लीड्स टूवर्ड्स द प्रोग्रेस। रिसर्च हमेशा प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है। जैसे कि मैंने अभी हिमायल दुर्खइम का एग्जाम्पल लिया था, उन्होंने जब अध्ययन किया तो पहले हम सिर्फ मनोवैज्ञानिक तौर पर देख रहे थे, फिर हमें सामाजिक तौर पे देखने को मिला। सामाजिक तौर पे देखा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे कैसे सामाजिक घटनाओं या सामाजिक दबाव के कारण लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो इसमें एग्जिस्टिंग थ्योरी पे इन्होंने एक नया प्रोग्रेस लाया, एक नया ज्ञान उसमें ऐड ऑन किया, उसमें नया ज्ञान जोड़ा उन्होंने। ठीक है, सो ये कहता है इट इज़ कंडक्ट टू वेरीफाई द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ सम स्पेसिफिक थ्योरी। ये बताता है, हिंदी में देखते हैं, अनुसंधान सदैव विद्यमान ज्ञान भंडार में वृद्धि करता है। जो विद्यमान ज्ञान है उसमें नए ऐड ऑन करता है, नए खोज को बताता है। अनुसंधान एक शक्तिशाली साधन है जो प्रगति की ओर ले जाता है। जब हमने नया अनुसंधान किया तो हमें एक नई प्रोग्रेस मिलेगी उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। किसी भी विशेष सिद्धांत की स्वीकार्यता को परखने के लिए किया जाता है, हमारे ज्ञान की सीमाओं को विस्तार करता है। एक्सपेंड द लिमिट्स ऑफ आवर नॉलेज। इसका मतलब कि जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास ज्ञान है, उसमें ये कुछ नई चीज़ें लाता है। हमारे ज्ञान जो हमने उसको संकुचित कर रखा है, लिमिट कर रखा है, उस लिमिट को ये तोड़ता है और नई चीज़ें लाता है, समाज में नए पर्सपेक्टिव लेके आता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब रिसर्च करने के, शोध करने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, क्या उद्देश्य है हमारा रिसर्च करने का। फॉर एग्जांपल लेते हैं महिलाओं की स्थिति पे। अब महिलाओं की स्थिति पे, अलग अलग स्थिति पे अलग अलग शोध हो चुके हैं। दहेज प्रथा के पीछे, दहेज के प्रथा के पीछे होने वाले वायलेंस या उसके पीछे होने वाले हिंसात्मक प्रभाव के पीछे कई सारे शोध हो चुके हैं, कई सारे रिसर्च हो चुके हैं। अब हमें उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हमने देखा कि आज के तौर पे अगर हमने देखा कि सोशल मीडिया का भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है सबके संबंध में, हमारे समाज में, और दहेज प्रथा कम हो रही है लेकिन उसके फॉर्म चेंज होते जा रहे हैं। अब हमारे सामने समस्या कि दहेज प्रथा के फॉर्म्स कैसे चेंज हो रहे हैं या दहेज के फॉर्म्स कैसे चेंज हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, समस्या है। तो इसका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है कि इट ऑफर्स द सल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। रिसर्च हमेशा प्रॉब्लम की का सल्यूशन देता है, समस्याओं का निवारण देता है। कौन, रिसर्च समस्याओं का समाधान प्राप्त करता है कोई भी अनुसंधान। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एग्जांपल लें कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको हेल्थ इश्यूज़ क्या होते हैं अपने काम के समय में। कई लोग कंटिन्यूस जो रोड में झाड़ू लगाने वाले लोग होते हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं, हो सकता है उनको मास्क प्रोवाइड ना किया जाता हो सकता है उनको प्रॉपर ड्रेस प्रोवाइड ना किया जाता हो। जब हम इस बारे में रिसर्च करेंगे तो इस समस्या का समाधान हमें दिया जाएगा। इट हेल्प्स टू जनरेट न्यू
नॉलेज, ये नए ज्ञान को जनरेट करने के लिए मदद करता है, नए ज्ञान का सृजन करने में सहायता करता है। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ द कॉजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यह चरों के बीच कारणात्मक संबंध की परिकल्पना के परीक्षण करता है। इसका मतलब जब हमने सफाई कर्मचारी के बीच में अध्ययन किया या अलग अलग जगहों पे अध्ययन किया, कि हमने दिल्ली में किया, हमने मध्य प्रदेश में किया या हमने उत्तर प्रदेश में किया, तो हम देखेंगे कि अलग अलग वहाँ पे सफाई कर्मचारी मिलेंगे। कई जगह हो सकता है कि कुछ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया जा रहा हो, कई जगह हो सकता है कुछ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड ना किया जाए, कई जगह हो सकता है कि उनको बीमा प्रोवाइड किया जाता हो, इंश्योरेंस दिया जाता हो या ना दिया जाए। जब हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक उसके पीछे हमारी कल्पना क्या, परिकल्पना क्या, कि हमें इस बारे में क्यों रिसर्च करना है, और जब हम अलग अलग लोगों को लेकर रिसर्च करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो ये इसको टेस्ट करने के लिए बताता है। टू फाइंड आउट द ट्रुथ विच हैज़ नॉट बीन डिस्कवर, एक ऐसा सत्य जो कि अभी खोजा नहीं गया है, एक नया सत्य या नया फैक्ट देखने के लिए ये रिसर्च बताता है। सत्य को खोजने के लिए जो कि अभी प्रकट नहीं हुआ, एक नई थ्योरी या नया सिद्धांत देने के लिए रिसर्च मदद करता है। टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू प्रोसीडर, मतलब एक नया विधि तैयार करने के लिए या एक नई प्रक्रिया के रिसर्च में और कैसे रिसर्च किया जा सकता है या और कैसे शोध किया जा सकता है, इन सारे चीज़ों के पीछे ऑब्जेक्टिव्स होता है रिसर्च का। रिसर्च करने का एक उद्देश्य होता है, इन सारी समस्याओं को लेकर या इन सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही रिसर्च किया जाता है। आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई टॉपिक किया और उसमें कई जगह से पढ़ा, कई लोगों से मिला और आपने रिसर्च करके उसको रिपोर्ट तैयार करके आपने दे दिया उसको, बट उसके पीछे उसके एक अच्छे रिसर्च का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। जैसे कि एक अच्छे इंसान के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक अच्छे सब्जेक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर हम कोई गाड़ी ले रहे हैं तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि बहुत फास्ट है, बहुत लग्जरी है या बहुत कंफर्टेबल है। वैसे ही रिसर्च के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ गुण होंगे। इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता। निष्पक्षता का मतलब होता है कि जब भी हम कोई रिसर्च कर रहे हैं या जब भी हम कोई शोध कर रहे हैं तो वो हमारी धारणा से फ्री होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम महिलाओं के ऊपर हिंसात्मक घटनाओं को देखें तो हमारा एक पर्सपेक्टिव था पहले कि जो लोग नशा करके आ रहे हैं वही लोग अपने घर में हिंसात्मक काम कर रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं। लेकिन जब और ये हमारी धारणा थी कि जो पुरुष नशा करेगा वो अपने घर में जाके हिंसा करता होगा, बट हो सकता है ऐसा ना हो। कई सारे रिसर्च में ऐसा पता चला कि जो लोग नशा, जो बाहर जो लोग दिखते हैं बहुत शांत और घर में जाके वायलेंस करते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। या फॉर एग्जांपल हमारी पूर्व धारणा है कि जैसे कि बुक्स में अगर पैर लग जाता है तो हम उसको ऐसे पैर छू लेते हैं उनके, तो ये सारी हमारी पूर्व धारणाएं होती है। जब भी हम कोई रिसर्च करेंगे तो हमारी इन सारी पूर्व धारणाएं जो हैं, जो हमारा प्री परसेप्शन है किसी चीज़ को लेकर, उस टॉपिक्स को लेकर, उसे हमें फ्री करना पड़ेगा, निष्पक्ष होना पड़ेगा उन सारी चीज़ों से। तो ऑब्जेक्टिविटी कहता है इट मीन्स टू कैरी आउट द रिसर्च विदाउट एनी बायस, हमें किसी भी तरीके से उसे पक्षपात किए बिना शोध करना पड़ेगा। उसमें हम कोई पक्षपात नहीं करेंगे कि फॉर एग्जांपल कि हम किसी इंस्टीट्यूशन में दबाव में आके हमने अपने जो हमारे शोध का रिजल्ट रहा उसको हमने क्या किया, चेंज कर दिया। हियर रिजल्ट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट या पर्सनल थॉट क्या है, व्यक्तिगत उनका परिणाम या व्यक्तिगत निर्णय से उनका परिणाम प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी बताता है, निष्पक्षता होनी चाहिए आपके रिसर्च में। ऐसा नहीं कि आपने सफाई कर्मचारियों के बीच में अध्ययन किया और आपका एक बना हुआ है कि सफाई कर्मचारी तो बहुत गंदे से रहते हैं, उनका सही घर नहीं होता है, तो आपने वहाँ जाके रिसर्च नहीं किया, आपने ऑनलाइन उसको भेज दिया। ये सारी चीज़ें बताता है कि आपने कितना निष्पक्ष हैं, आप कितना, अगर आप निष्पक्ष हैं तो आपका रिसर्च अच्छा होगा। वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब वैधता, आपके रिसर्च की कितनी वैधता है, कितनी मान्यता है आपके रिसर्च की, ये बताता है कि वैलिडिटी मीन्स दैट रिसर्च मस्ट फ्री फ्रॉम एनी सिस्टमैटिक एरर, कोई भी इसमें प्रणालीगत त्रुटि नहीं होनी चाहिए कि आपने जो अपना रिसर्च डिज़ाइन बनाया उसमें कुछ आपने एरर ला दिया, या फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं तो आपके स्ट्रक्चर में ही एरर आ रहा है, आपके स्ट्रक्चर में ही कुछ त्रुटियां हैं। वैलिडिटी इट मीन्स फीचर ऑफ रिसर्च बिकॉज विदाउट इट
रिसर्च कैन गो एनी डायरेक्शन। जब तक उसमें अगर कोई एरर आ गया, फॉर एग्जांपल आपकी कार में कोई एरर है या कोई उसमें मिस्टेक है, तो आपकी कार इतनी अच्छे से चलेगी नहीं, हो सकता है ऐसा हो सकता है। या समाज में हमने सोसाइटी के ऊपर अध्ययन किया और हमने सही तरीके से अध्ययन नहीं किया, तो जो वास्तविक परिणाम आने चाहिए थे वो नहीं आएगा, उसका रिजल्ट कहीं और जाने की वजह कहीं और चला जाएगा, या हम अपने विषय से भटक सकते हैं। इसलिए उस रिसर्च की वैधता होना या वैलिडिटी होना बहुत ज़रूरी है। रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, आपने जो रिसर्च किया है उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, कितनी विश्वसनीयता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कई चेहरे पे बहुत विश्वास करते हैं, या उसकी विश्वसनीयता होता है कि आप उस पर्टिकुलर अगर इंसान ने रिसर्च किया है या कुछ बोला है तो वो रिसर्च अच्छा ही होगा। सेम वैसे ही इट रिफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ मेजर दैट, यह हिंदी में कहते हैं यह किसी माप की स्थिरता, कंसिस्टेंसी को दर्शाता है कि आपने जो रिसर्च की है वो कितना कंसिस्टेंट है। जब भी हम आपकी थ्योरी को पढ़ेंगे तो क्या सेम परिणाम देखने को हमें मिलेगा, या जो उस टाइम इमाल दुर्खाइम ने वहाँ रिसर्च किया औद्योगिकी समाज में, औद्योगिकीकरण में, क्या वो सारे परिणाम आज के समाज में हमें देखने को मिलते हैं? बिल्कुल देखने को मिलते हैं। ऐसी वैधता रिसर्च में होनी चाहिए। इट इज़ द डिग्री टू विच एन असेसमेंट टूल प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट। उन्होंने जो उस टाइम अपनी थ्योरी दिया कि सामाजिक दबाव या सामाजिक एलिनेशन के कारण या बहुत सारे कारण, सामाजिक दबाव के कारण सुसाइड होता है, ये हमें बार बार ये सारी चीज़ें हमें अभी भी देखने को मिलती है। इसमें होता है कि टेस्ट एंड रीटेस्ट, मतलब उस टाइम के परिणाम को हम आज भी टेस्ट कर सकते हैं, आज भी हम अपने समाज में उस परिणाम को हम आप देख सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं में हिंसात्मक प्रभाव के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कि महिलाओं में शिक्षा ना होना, घर का ऑर्थोडॉक्स होना, रूढ़िवादिता होना, धर्म अंधविश्वास होना, या सही तरीके से रख रखाव ना होना, स्त्रियों के प्रति घृणा की भावना होना, ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं। आपने अपने परिवार अपने परिणाम में बताया जब आपने अपना रिसर्च किया, क्या जो आपने परिणाम दिया क्या वो बाकी समाजों में भी सेम है? यहाँ के समाज में बाकी दूसरे कंट्री के समाज में, दूसरे कॉन्टिनेंट के समाज में क्या उसका परिणाम वैलिड है या रिलायबल है? ये सारी चीज़ें देखने को हमें इसमें रिसर्च में होना चाहिए कि आप उसी परिणाम को बार बार टेस्ट देख सकें, बार बार देख सकें कि किस हद तक एक जैसे निरंतर परिणाम प्रदान करता है, कि बार बार से क्या सेम समस्याएं हम यह समस्या का परिणाम देखने को मिल रहा है। इनमें परीक्षण और पुनः परीक्षण की भी शामिल होता है। देखिए ये बहुत वर्ड इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है कि टेस्ट एंड रीटेस्ट कौन से किसका पार्ट है या किसका समूह है, तो ये हमें रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता बताता है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि टेस्ट एंड रीटेस्ट क्या बताता है, तो वो हमें रिसर्च के वैधता वाले या विश्वसनीयता वाले कैरेक्टरिस्टिक दर्शाता है कि वो कितना रिलायबल है, कितनी विश्वसनीयता है उसमें। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज एम्पेरिकल रिसर्च, प्रायोगिक शोध। प्रायोगिक की जगह अगर यहाँ पे आप अनुभवजन्य भी लिखना चाहें, अनुभव शोध, इसका मतलब ये है कि आपने जो रिसर्च किया है वो कितना इम्पेरिकल है, कितना अनुभवजन्य है, आप कितना उसमें आपका कितना पार्टिसिपेशन था। ऐसा नहीं कि आपने सफाई कर्मचारियों पे अध्ययन किया और आपने तो जाके फील्ड वर्क किया ही नहीं, आपने उसको एक्सपीरियंस किया ही नहीं, आपने उसको देखा ही नहीं, और आपने जब अपना रिजल्ट पब्लिश किया या आपने अपनी जब रिपोर्ट दी तो वो उतना अनुभव लगता ही नहीं उसमें, उसमें इम्पेरिकल रिसर्च दिखती ही नहीं कि आपने फील्ड में जाके देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे रिसर्च में होनी चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक अच्छे रिसर्च के। आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य के तौर पे रिसर्च कितने टाइप्स के होंगे देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वर्णनात्मक रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, व्याख्यात्मक रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अन्वेषणात्मक रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रायोगिक रिसर्च या प्रायोगिक अनुसंधान। ये सारे उद्देश्य के तौर पर सोशोलॉजिकल रिसर्च के क्या हैं, टाइप्स हैं या प्रकार हैं। इनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं आगे, ये डिटेल देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या कहता है। ये फील्ड सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज आर द मेन कंटेंट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। मतलब फील्ड आप
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया कि आपको होली के त्यौहार का अध्ययन करना है या उसका अनुसंधान करना है, उसमें खोज करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप होली के बारे में जितना जानते हैं, आपने जितना पढ़ा, कई सारे सोर्स उठा के पढ़ा, आपने उसका एक वर्णनात्मक रिजल्ट दे दिया, आपने उसको वर्णन कर दिया उसमें सीधे सीधे। ये होता है वर्णनात्मक रिसर्च। मतलब कि आपने फील्ड सर्वे, फैक्ट फाइंडिंग आपने देखा और उसको सीधे सीधे डिस्क्रिप्शन में ला दिया। क्षेत्रीय सर्वेक्षण, तथ्यों की खोज, परख, फैक्ट फाइंडिंग वर्णनात्मक शोध की एक मुख्य विषय होता है। आपने नया फैक्ट नहीं देखा, लेकिन जो उसमें था आपने उसी फैक्ट को बता दिया। नथिंग इज मैनिपुलेटेड इन द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आपने कुछ अपनी तरफ से और नहीं जोड़ा। आपने बताया कि होली इस कारण से मनाई जाती है, दिवाली इस कारण से मनाई जाती है, आपने उसी को सीधे सीधे क्या कर दिया? वर्णन कर दिया। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड विद द हिस्टोरिकल एक्सपेक्टो एंड एनालिटिकल रिसर्च। यह ऐतिहासिक और पाठ्यकारक और विश्लेषणात्मक शोध में घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। यह हिस्टोरिकल चीज़ों को बताता है कि आपने हिस्ट्री में कौन सा फिनोमिना हुए थे, कौन सामाजिक घटनाएं थी, क्या हुआ था, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करता है। इसका मेन पर्पज होता है तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट अवेयर एंड विद द एग्जिस्ट ऑफ द प्रेजेंट। कि जो चीज़ें हो चुकी हैं या जो चीज़ें हैं, जो जैसा है उसको ऐसा सीधे सीधे प्रेजेंट कर देना, सीधे सीधे उसका वर्णन कर देना, ये होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च या व्याख्यात्मक अनुसंधान। व्याख्यात्मक अनुसंधान, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहता है इट मेनली गिव्स आंसर व्हाई। जब भी हम किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं या खोज रहे हैं तो वो हमेशा वाई का आंसर देगा, कारण देगा कि क्या कारण है हमें उस चीज़ को खोजने का, या महिलाओं की हिंसात्मक घटनाओं के पीछे क्या कारण है, इसका हम खोज करें, क्यों का आंसर देगा, क्यों हो रहा है ऐसा, उसके पीछे कारण क्या है, कॉज इफेक्ट क्या है, वर्ड्स पे ध्यान देना, कॉज इफेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें देखता है कौन? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इट इज़ यूज टू कनेक्ट डिफरेंट आइडियाज एंड हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट रीजन। क्या उसके पीछे रीजन है, कॉज क्या कारण है, एंड देयर इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट को देखता है कौन? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। यह विभिन्न विचारों को जोड़ने में प्रयुक्त होता है। कई सारे जो विचार हैं उन सबको जोड़कर बताता है कि क्या कारण है, क्या वजह है उसके पीछे, और उनके प्रभावों को समझने में मदद करता है कौन? व्याख्यात्मक रिसर्च या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। जब हम दो घटनाओं को अध्ययन करेंगे, उनके उन दोनों के पीछे क्या कारण, उन दोनों को हम जोड़ के एक नया कॉज एंड इफेक्ट देंगे, एक नया कारण प्रभाव देंगे कि इस पीछे, इनके पीछे का कारण ये है, ये बताता है कौन? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। आगे चलते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है, अन्वेषणात्मक। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज यूज्ड टू एक्सप्लोर अ एरिया वेयर लिटिल इज नोन। मतलब यह प्रकार का शोध उन क्षेत्रों की पड़ताल करने के लिए किया जाता है जहां बहुत कम जानकारी होती है। ठीक है, जैसे कि दहेज प्रथा, अगर हम आज के देखें कि दहेज में या शादियां टूटने या विवाह विच्छेदन में या विवाह टूटने में, डिवोर्स होने में सोशल मीडिया का कितना प्रभाव है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कितना प्रभाव है। जब हम इन सारी चीज़ों नए तरीके से अध्ययन करेंगे, या कोई ऐसा विषय ले रहे हैं या कोई ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जिसमें कि पहले से कोई रिसर्च नहीं है या कम रिसर्च है ना, जैसा कि सोशल मीडिया का प्रभाव, इसमें अभी कम रिसर्च है लेकिन लोग रिसर्च कर रहे हैं। जब हम ऐसे किसी टॉपिक्स पर रिसर्च करेंगे तो वो होगा एक्सप्लोनेटरी रिसर्च, उसका मतलब होगा अन्वेषणात्मक शोध। ठीक है, इट इज़ नॉर्मली डन एट बिगनिंग ऑफ रिसर्च। ठीक है, यह शोध के प्रारंभिक चरण में किया जाता है, मतलब जब शोध हम शुरू कर रहे हैं। द मेन पर्पज ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज टू क्लियरिफाई द प्रॉब्लम एंड डेवलप हाइपोथेसिस। वह समस्याओं को क्लियरिफाई करता है और एक नई परिकल्पना देता है, एक नया उसके पीछे क्या कारण है वो बताता है, नई परिकल्पना को विकसित करता है, समस्याओं को स्पष्ट करना और परिकल्पनाओं का निर्माण करता है कि हमें इस विषय में क्यों रिसर्च करने की ज़रूरत है, ये बताता है कौन? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इट मेक्स यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा। ये ध्यान रखना है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में सेकेंडरी डाटा का यूज होता है। सेकेंडरी डाटा क्या है, जब हम डाटा पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे, लेकिन अभी तौर पे ये कुछों का केस स्टडी किया जा सकता है, जो पहले से कुछ घटनाएं हो सकती हैं, आप उनका अध्ययन करके बता सकते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या है, इंटरव्यूज़, आप किसी जिसके साथ वो घटनाएं हो सकती होती हैं, आप उनका
इंटरव्यूज़ ले सकते हैं, उनके उनके तरीक़ों को आप उनसे पर्सनली जाके मिल सकते हैं। ये सारे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में बताते हैं। आगे चलते हैं, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेसिकली साइंस पे देखा जाता है। प्रायोगिक अनुसंधान, इट इस्टेब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट। ये भी ध्यान रखना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही कॉज एंड इफेक्ट को बताता है, क्या कारण एंड प्रभाव को बताता है, इनके पीछे का संबंध है, इसको बताता है। द फंडामेंटल फीचर ऑफ सच रिसर्च इज दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू एक्सक्रीजिंग कंट्रोल ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि आपको एक नियमित तौर पे देखना पड़ेगा रिसर्च को। साइंस का जब हम रिसर्च करते हैं या कोई प्रयोग करते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उसके पहले देखते हैं कि हमारे लैब सही हैं, या लैब में सारे इक्विपमेंट सही हैं, सारे उपकरण सही हैं, क्या हमारे जो टेस्ट ट्यूब या हमारे जो उपकरण हैं क्या उनमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होगा तो उसमें सही से रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे कि एक मूवी आई थी LOC करके, एक मूवी आई थी, वो एक तरह का एक्सपेरिमेंट तरीके से हम देख सकते हैं कि उस मूवी को देखने के बाद लोगों में देशभक्ति जागी, या देशभक्ति को उन्होंने और इन्हेंस किया, थोड़ा और बढ़ाया। या जैसे अभी रिसेंट उरी मूवी आई थी, लोगों ने देखा और उसको समझा और देशभक्ति को और अंदर से सामाजिक तौर पे देशभक्ति का क्या कारण था ये, या कैसे देखा जाता है, ये उस एक्सपेरिमेंटल मूवी से हम समझ सकते हैं। ठीक है, बताता है कि उन चरणों के या उन चरों वेरिएबल्स की पहचान करता है जो आश्रित डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करते हैं, कि उस पर क्या प्रभावित हैं या कौन कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, क्या कारण है कि एक दूसरे पे हम डिपेंड हैं, या क्या कारण होता है कि डिपेंडेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल अनुसंधान में हमें देखने को मिलता है। ध्यान देने वाली बात इसमें सिर्फ इतनी है कि कॉज एंड इफेक्ट को कौन बताता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बताता है कॉज एंड इफेक्ट को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंडक्टिव मेथड यानी अज्ञानात्मक विधि क्या है। इंडक्टिव मेथड कहता है द मेथड इज विच conclusion are drawn on the basis of observation and perception, and where the process of inquiry moves from the particular journal is called particular to journal। मतलब हम जब किसी विशिष्ट से सामान्य तौर पर जाते हैं, मतलब हमारे पास कोई थ्योरी पहले है लेकिन हम उस थ्योरी को ये जानना चाहते हैं क्या वो सारी जगहें हैं, सामान्य जगहों पे लागू हो रही है कि नहीं। जब हम स्पेसिफिक टू जर्नल जा रहे हैं या जब हम विशिष्ट टू सामान्य जा रहे हैं तो हम कौन से मेथड को यूज़ करेंगे, इंडक्टिव मेथड। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि इंडक्टिव मेथड क्या होती है, उसमें ऑप्शन दिया जाता है कि इट इंक्वायरीज दैट पर्टिकुलर टू जर्नल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम आई एंड अदर्स डेड। राम और श्याम मर गए हैं, मर जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक सामान्य कारण यही है, क्योंकि वो मनुष्य हैं और मनुष्य मरणशील होता है, मनुष्य मरता है एक दिन। ये इसके पीछे एक सामान्य कारण है कि हम इंसान हैं और हमें एक दिन मरना ही है। मैं विशिष्ट हूँ, मतलब मैं मर रहा हूँ, मैं मर गया, इसके पीछे का सामान्य रीज़न ये है कि मैं मनुष्य हूँ, है ना, ये इसके पीछे का सामान्य कारण। तो जब भी हम स्पेसिफिक टू जनरल जाएंगे तो इंडक्टिव या अज्ञानात्मक मेथड का यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास पहले से ही थ्योरी होती है, पहले से ही कोई सिद्धांत होता है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि इंडक्टिव मेथड में, फैक्ट वाली बात है कि इंडक्टिव मेथड में पहले से ही हमारे पास कोई थ्योरी होती है। आगे चलते हैं, डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मतलब निगमनात्मक। When known rule theory is applied to the certain instance and the process of inquiry proceed from the journal to particular। जब हम सामान्य से विशिष्ट की ओर अध्ययन करते हैं, इट इज़ कॉल्ड डिडक्टिव मेथड, निगमनात्मक विधि कहा जाता है। जब हम किसी सामान्य विधि से किसी स्पेसिफिक रिजल्ट के तौर पे जाएंगे, स्पेसिफिक हमें देखना है, विशिष्ट तौर पे देखना है, तो हम वहाँ पे डिडक्टिव मेथड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैन इज अ मॉर्टल, राम एंड श्याम आर मैन, देयरफॉर दे विल डाई। देखते हैं मनुष्य मरणशील है, ये कौन बता रहा है कि मनुष्य मरणशील है, क्यों? राम और श्याम आदि मनुष्य हैं, अतः वे मृत्यु को ही प्राप्त होंगे।
हमारे पास एक सामान्य सा यही है कि मनुष्य मरणशील होता है, लेकिन इसका विशेष रिजल्ट क्या होगा कि वो एक दिन मर ही जाएंगे। ये एक विशिष्ट नियम है, ये एक विशिष्ट रिजल्ट है, ये बताता है कौन? डिडक्टिव मेथड। आगे चलते हैं। इसमें भी ध्यान देना है कि ये किससे जाता है, ये जनरल टू स्पेसिफिक होता है। इसमें हमारे पास थ्योरी पहले से नहीं होती है, हमारे पास कोई सिद्धांत नहीं होता है। आगे चलते हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से आता है, सीधे सीधे कई बार पूछ लेता है, सीधे सीधे आपको उसमें दिया रहेगा कि आप इन स्टेप्स को अरेंज कीजिए, इन सीक्वेंस को बताइए। तो डिटेल हालांकि सेम है, बट हमें सिर्फ हेडिंग देखते हैं। सबसे पहले हमें कोई थ्योरी होगी, ठीक है। देखिए, जब इंडक्टिव मेथड होगा तो हमारे पास कोई थ्योरी होगी, लेकिन जब डिडक्टिव होगा तो हमारे पास थ्योरी नहीं होगी, हमारे पास सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन होगा, हमारे पास कुछ एक ऑब्जर्वेशनल जैसी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले मेथड क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है? थ्योरी। थ्योरी के बाद हम क्या बताते हैं? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जब हमारी परिकल्पना बन गई तो हम रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे। रिसर्च डिज़ाइन मतलब प्लानिंग मेथडोलॉजी क्या हम उसमें यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑप्शनलाइजेशन कॉन्सेप्ट, उसके बाद सेलेक्टिंग रिसर्च साइट, या हम अपना रिसर्च एरिया तय करेंगे कहाँ हमें रिसर्च करना है। सेलेक्टिंग रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट मतलब हम एक सैंपल अपना एक समूह लेंगे कि हम किन के बीच में अपना रिसर्च करना चाहते हैं। डाटा कलेक्ट करेंगे, वो जो हमने समूह लिया है उनका इंटरव्यू लेंगे, उनको देखेंगे, उनको समझेंगे, उनसे बात करेंगे और डाटा कलेक्ट करेंगे थ्रू द इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन, सर्वे करके वहाँ जाके फॉर्म भरा के कि आपकी उम्र क्या, आपको कोई समस्या तो नहीं है, आपके कितना लोग कमाते हैं, आपके घर में कितने बच्चे हैं, ये सर्वे जैसे मेथड होते हैं। उस डाटा जो हमने कलेक्ट किया उसका डाटा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद डाटा एनालिसिस करके हम देखेंगे कि हमारी फाइंडिंग्स क्या हुई, हमारी कंक्लूज़न क्या हुई और हमारा रिपोर्ट राइटिंग क्या हुआ। उसके बाद कंक्लूजन के बाद हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग के बाद जो हमारा रिपोर्ट आया उसको हम क्या करेंगे? पब्लिश करेंगे। ये बताता है कौन? स्टेप्स ऑफ रिसर्च। देखिए, हमें ध्यान इतना रखना है कि कोई भी रिसर्च हमेशा थ्योरी से शुरू होगी, ठीक है। हमारे पास कुछ चीज़ें होंगी या हमारे पास कोई क्वेश्चन होगा, हमारे पास कोई समस्या होगी, तभी तो हम रिसर्च करेंगे। उसके बाद हम क्या बनाएंगे? हाइपोथेसिस। ये हमें देखिए सीक्वेंस वाइज ही ध्यान रखना है। थ्योरी, थ्योरी के बाद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद रिसर्च डिज़ाइन हम बनाएंगे। रिसर्च डिज़ाइन के बाद रिसर्च एरिया हम मान सकते हैं। रिसर्च एरिया के बाद हम डाटा कलेक्शन करेंगे। डाटा कलेक्शन के बाद हम उसको डाटा एनालिसिस या डाटा कलेक्शन से मान लेते हैं। उसके बाद हम उसको डाटा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन के बाद रिपोर्ट राइट करेंगे। इसी सीक्वेंस में हमेशा याद रखना है। लास्ट में ध्यान देना है, या तो कंक्लूजन होगा या रिपोर्ट राइटिंग होगी या रिपोर्ट पब्लिकेशन होगा, ये पब्लिश होगी। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। शुरू कहाँ से होगा? थ्योरी से होगा। एंड कहाँ होगा? कंक्लूजन, रिपोर्ट। और इसमें हिंदी में देखते हैं, सिद्धांत होगा पहले, परिकल्पना होगा, अनुसंधान रूपरेखा होगा, रिसर्च डिज़ाइन होगी हमारे पास, संकल्पनाओं का क्रियात्मक रूप होगा, जो हमने कॉन्सेप्ट देखा उनका ऑपरेशन देखेंगे। शोध स्तर, रिसर्च एरिया को किस एरिया में पर्टिकुलर हमें दिल्ली में रिसर्च करना है, भोपाल में रिसर्च करना है, मध्य प्रदेश में रिसर्च करना है, उत्तर प्रदेश में रिसर्च, कहाँ हमें रिसर्च करना है ये हमें बताना है। स्थल सेलेक्ट करना है। प्रतिवादियों का चयन करेंगे। सेलेक्टेड रिस्पॉन्डेंट, हम एक सैंपल लेंगे, जहाँ हमने लिया वहाँ हमें रिस्पॉन्डेंट मतलब कि हम किन से बात करेंगे, किन का सर्वे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। सांख्यिकी तथ्य संग्रह, डाटा कलेक्शन यानी तथ्यों का संग्रहण करेंगे, तथ्यों का विश्लेषण करेंगे, निष्कर्ष करेंगे, क्या खोज आया, क्या कंक्लूजन आया। प्रतिवेदन मतलब अपनी रिपोर्ट को लिखेंगे, अपने रिपोर्ट को बताएंगे और रिपोर्ट का परिणाम पब्लिश करेंगे। ध्यान देने की, पहले सिद्धांत से शुरू होगा, सिद्धांत के बाद परिकल्पना ही आएगी, परिकल्पना के बाद हम रिसर्च डिज़ाइन या अनुसंधान प्रारूप देखेंगे और अंत में निष्कर्ष आएगा या रिपोर्ट राइटिंग आएगी या परिणाम आएंगे। इनको इसी सीक्वेंस में हमें ध्यान रखना है, इसी सीक्वेंस में हमें बिल्कुल याद रखना है। डायरेक्ट कई सारे क्वेश्चन आएंगे। मैं अभी आपको PYQs दिखाऊंगा जो कि एकदम सीधे सीधे आते हैं और बहुत लेटेस्ट PYQs, ऐसा नहीं कि बहुत पुराने PYQs, बहुत अभी के पेपरों में सीक्वेंस अरेंज करने को दे रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसर्च डिज़ाइन, अनुसंधान प्रारूप,
ठीक है। रिसर्च डिजाइन इज द कंप्लीट प्लान प्रिपेयर्ड कंप्लीट प्लान प्रिपेयर्ड बिफोर स्टार्टिंग द रिसर्च। हमें रिसर्च डिज़ाइन या रिसर्च करने से पहले हम उसका जब डिज़ाइन बनाते हैं उसको देखते हैं, वो फ्रेमवर्क होता है रिसर्च और रिसर्च प्रोग्रेस। रिसर्च प्रोसेस अनुसंधान प्रारूप निर्देशिका और अनुसंधान मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ रिसर्च, सबसे पहले हमारे पास कोई समस्या होगा, सिलेक्शन एरिया होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा, जो हमारे पास पहले से शोध है उनको पढ़ेंगे, रिसर्च बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसके बाद रिसर्च मेथड क्या, सैम्पलिंग मेथड क्या होगा, डाटा कलेक्शन करेंगे, एनालाइज करेंगे, एंड कंपलसरी एंड कंक्लूजन एंड रिपोर्ट राइटिंग। आगे चलते हैं, कुछ PYQs देख लेते हैं। जैसे कि पहला पूछा द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कंडक्टिंग द रिसर्च स्टडीज, जून का पेपर है, हमें सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास कोई क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम रिव्यू लिटरेचर रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम डाटा कलेक्शन करेंगे, उसके बाद हम डाटा को एनालिसिस करेंगे और राइटिंग अप करेंगे। तो हमारा सही सीक्वेंस बन जाता है A, C और D, E और D नहीं B और E। ये सही क्वेश्चन हो जाएगा, सीक्वेंस होगा और इसका उत्तर सही ये हो जाएगा। आप देखेंगे ये जून 2023 का पेपर है, ठीक है। आगे देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग रिसर्च एक्टिविटीज रिसर्च प्रोजेक्ट एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अगस्त 2024 का पेपर है कि हमें क्रोनोलॉजी में ऑर्डर अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, जो भी हम लेंगे उनका इंटरव्यू करेंगे। तो इसी से हो जाएगा कि हमारा सीधे सीधे ये वाला आंसर हो जाएगा, सॉरी ये वाला नहीं, C। उसके बाद हम देखेंगे, हम अपना सैंपल देखेंगे, उसके बाद हम टेबुलेशन देखें, मतलब डाटा को हम उसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, ठीक है। तो आंसर C इज करेक्ट। सेम चीज, अरेंज द सोर्स ऑफ नॉलेज इन द ऑर्डर ऑफ अर्ज टू परफॉर्मेंस इन द सोशल रिसर्च। हमें रिसर्च करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास कोई सेंस ऑफ परसेप्शन होना चाहिए पहले, उसके बाद रीजनिंग होना चाहिए, उसके बाद अथॉरिटीज़ होना चाहिए, उसके बाद इंट्यूशन होना चाहिए, किसी चीज़ को हमारे पास पहले इंद्रिय बोध होना चाहिए, फिर उसके बाद हमारे पास रीजनिंग होना चाहिए, फिर हमारे पास अंदाज ये इंट्यूशन होना चाहिए और अंत में आता है प्राधिकरण या अनुशासन होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज B, नहीं करेक्ट आंसर इज C, सॉरी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये वाला टॉपिक। इसमें से आप और भी PYQs को देखिए और समझिए, इसमें से कई सारी चीज़ें आपको नई देखने को मिलेगी जब आप PYQs को देखेंगे। आई होप आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ भी जो भी आपको अगर कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट में बताइए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम शुभम कुशवाहा है। बने रहें हमारे चैनल के साथ लर्निंग सोशियोलॉजी।